नार्कोस नेटफ्लिक्स की ही एक टीवी सीरीज है जो कि पैब्लो एस्कोबार नाम के एक स्पेनिश क्रिमिनल की जीवन कथा पर आधारित है। पैब्लो एस्कोबार था तो एक क्रिमिनल, मगर जब समाज के गरीब लोगों पर कोई संकट आती तो पैब्लो सबसे पहले मदद लेके हाजिर हो जाता था, एकदम रॉबिन हुड की तरह। लेकिन फ्रेंड्स, पैब्लो एस्कोबार ही एक अकेला नहीं था, जो कि शैतान ही नहीं बल्कि मसीहा भी था। जापान में आज भी एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन का राज है जो खुद को मसीहा बुलाती है, लेकिन शायद उनकी असली सच्चाई कुछ और ही हो। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जापान के एक घातक गैंग याकुजा के बारे में है, जिसका कहर सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस दल के रस्म रिवाज और इनके जुर्म इतने घातक और डरावने हैं कि शायद इसके बाद आप जापान में छुट्टी मनाने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि आप भी जान सके कि आखिर ये याकुजा किस खेत की मूली है। याकुजा का जन्म 19वीं सेंचुरी में जापान के सबसे तुच्छ सामाजिक वर्ग बुराकुमिन में हुआ। बुराकुमिन वर्ग के लोगों का समाज में जैसे कोई महत्व या कोई अस्तित्व ही नहीं था। इन लोगों को सरकार तक जॉब या मदद देने से पीछे हटती थी और इन लोगों के पास रहने खाने का ठिकाना भी नहीं रहता था। इस गरीबी और लाचारी के कारण बुराकुमिन वर्ग के लोगों को चोरी चकारी और गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने का सहारा लेना पड़ा। बुराकुमिन वर्ग के 2 अंश थे, तेकिया और बकुटो। तेकिया समूह के लोग चोरी किए हुए सामान के स्टॉल्स त्योहारों के समय या मेलों में लगाते थे। कुछ तेकिया सदस्य उन मेलों में अन्य लोगों के स्टॉल की सुरक्षा भी करते थे और इस काम के लिए उन्हें पैसे मिलते थे। दूसरी तरफ बकुटो समूह के लोग वीरान मंदिरों और अन्य बिल्डिंगों में इलीगल जुए के अड्डे खोलते और उससे पैसा कमाते। धीरे धीरे इन लोगों की तादाद बढ़ने लगी और जैसे जैसे समाज में इनका प्रभाव बढ़ने लगा तो सरकार ने भी इन लोगों को मान्यता देनी शुरू कर दी। देखते ही देखते इन लोगों ने अपना एक संगठित और प्रभावशाली गैंग बना लिया, जिसको याकुजा के नाम से जाना जाने लगा। शुरुआती दौर में याकुजा के जुर्म छोटे मोटे थे, जैसे कि चोरी करना, वसूली करना या लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेना। लेकिन धीरे धीरे उनका जुर्म उनके बल और उनकी तादाद के साथ बढ़ते चला गया। जहां पहले याकुजा सिर्फ छोटे मोटे स्कैम में शामिल रहते थे, वहीं बाद में वे ड्रग्स के कारोबार, वैश्यों के कारोबार, स्टॉक मार्केट स्कैम्स और रियल एस्टेट स्कैम्स जैसे बड़े बड़े जुर्मों में भी शामिल होने लगे, जिससे उनके प्रति लोगों में खौफ भी बढ़ने लगा। चिंता की बात तो ये थी कि सरकार भी याकुजा से मिली हुई थी और उनके कारनामों पे रोक लगाने के लिए कुछ नहीं करती थी। याकुजा के सदस्य खुद को एक परिवार समझते हैं और इस परिवार में शामिल होने के लिए सदस्यों को कुछ बहुत ही दर्दनाक रस्म रिवाजों से गुजरना पड़ता है। हर नए सदस्य को कोबून यानी बच्चे का टैग मिलता है और उस सदस्य के बॉस को ओयाबून यानी आश्रय देने वाला बोला जाता है। जब किसी सदस्य का दीक्षा संस्कार यानी इनिशिएशन होता है तो उसको अपने ओयाबून के साथ बैठकर एक जापानी मदिरा साकी पीनी होती है। हर ओयाबून अपने नए कोबून को एक मिट्टी के ग्लास में बहुत थोड़ी सी साकी सर्व करता है और अपने खुद के ग्लास को ऊपर तक साकी से भरता है। ग्लास में साकी की अधिक मात्रा उसके ऊंचे पद यानी पोजीशन का प्रतीक होता है। एक बार दोनों साथ में ये साकी पी लेते हैं तो वो कोबून ऑफिशियली याकुजा का सदस्य बन जाता है। याकुजा के सदस्यों को सचमुच एक सदस्य बनने के लिए अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवानी पड़ती है। इन खास टैटूज को इरेजुमी के नाम से जाना जाता है और ये टैटू बनाने की प्रक्रिया काफी दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि एक बांस की सुई का इस्तेमाल होता है, जिसमें इंक लगा के हाथ से टैटू बनाया जाता है। यही नहीं, याकुजा का एक और रिवाज है कि अगर किसी कोबून ने कुछ ऐसा करा हो जिससे उसके ओयाबून को परेशानी हुई या फिर उससे कोई गलती हुई हो तो उस कोबून को अपनी कानी उंगली काट कर अपने ओयाबून को देनी होती है। ये कानी उंगली उनकी माफी की निशानी होती है और अगर इसके बाद उनसे कोई गलती होती है तो उनको अपनी बाकी उंगलियां भी काटनी पड़ेगी, हर गलती के लिए एक उंगली। इसके कारण याकुजा के सदस्यों को पहचानना काफी आसान है, इवन दो सरकार ने उन पर पब्लिक में अपनी टैटूज दिखाने पर रोक लगा रखी है। याकुजा अब ज्यादातर व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए जाने जाते हैं। वे बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक खरीदते हैं और तब तक खरीदते रहते हैं जब तक स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग में न बैठ पाए और फिर वे बाकी कंपनी के मेंबर्स को धमका कर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। ये कार्य याकुजा के खास सदस्य सोकैया को सौंपा जाता है और जो कंपनी याकुजा के चंगुल में फंस जाती है उस कंपनी के ऊपर वो कलंक उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर देता है। इसके अलावा कई याकुजा के सदस्य अन्य कंपनीज के लिए काम करते हैं। उनका काम होता है इमारतों को जोर जबरदस्ती से खाली करवाना ताकि वहां पर कंस्ट्रक्शन हो सके। यही नहीं, जापान में मेजॉरिटी ट्रैफिकिंग के केस के जिम्मेदार भी याकुजा ही होते हैं और इन जुर्मों की शिकार सिर्फ
जापानी लड़कियां नहीं बल्कि अन्य देश की लड़कियां जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ कोरिया, चाइना और कोलंबिया जैसे देशों की लड़कियां भी बनती है। याकुजा के सदस्य दूर देशों से मासूम व खूबसूरत लड़कियों को नौकरी का लालच देकर जापान लेके आते हैं और जब लड़कियों को पता चलता है कि उन्हें किस काम के लिए लाया गया है तो उनके आसपास न पैसे होते हैं और न रहने का ठिकाना, जिस वजह से उन्हें अपने याकुजा बॉस के लिए वैश्य बनना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा और मुनाफा याकुजा को उनके ड्रग्स के कारोबार से मिलता है। हर वो इलीगल ड्रग, चाहे वो केमिकल हो या नेचुरल, जिसका भी नाम आप जानते हो, उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार याकुजा करता है। जापान में आज याकुजा के 4 सबसे बड़े समूह पूरे देश पर राज करते हैं। ये समूह है यामागुची गुमी, सुमियोशी काय, इनागावा काय और एजुकुतेत्सु काय। हर समूह एक समूह नहीं बल्कि परिवार की तरह व्यवहार करता है और इन समूहों के भी कई अंश हैं जो पूरे देश में फैलकर कारोबार करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये सब सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग आखिर मसीहा कैसे हुए? तो बात ये है कि 2007 में जापानी सरकार ने याकुजा से तंग आके कई ऐसे कानून लिखे जिससे कि कोई भी याकुजा का सदस्य किसी तरह का कारोबार ना कर सके या फिर किसी कंपनी का हिस्सा ना बन सके। और इन कानूनों के कारण याकुजा का शासन काफी हद तक खत्म होने लगा। अपनी ताकत पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए याकुजा ने समाज सेवा करना शुरू कर दिया और 2011 में आए जापान में सुनामी के समय सरकार से पहले याकुजा ने अपने आदमियों को भेजकर पीड़ित लोगों तक खाना, पानी और कपड़े की व्यवस्था करवाई। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने बेघर लोगों के रहने का बंदोबस्त भी किया और याकुजा का कहना है कि वे ये समाज सेवा अपने निन्क्यो कोड का पालन करते हुए करते हैं। उनका निन्क्यो कोड ये कहता है कि एक याकुजा का सदस्य कभी किसी मुसीबत में पड़े इंसान को तंग नहीं करेगा बल्कि उसको हर वो मदद देगा जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। जापान का हर जुर्म सिर्फ याकुजा के कारण ही होता है। बाकी चोर और अपराधी याकुजा के इलाके में कदम भी नहीं रख सकते क्योंकि पुलिस से ज्यादा उन्हें इस बात का डर होता है कि याकुजा को अगर गुस्सा आया तो वो उनका बुरा हाल कर देंगे। हर वो इंसान जिसको समाज बेघर या बॉयकॉट कर देता है वो याकुजा के पास आते हैं जहां उनका जोश से स्वागत किया जाता है। याकुजा भले ही बड़ी कंपनियों का घाटा करवा देते हैं लेकिन याकुजा के कंस्ट्रक्शन कंपनीज में शामिल होने के कारण ही आज जापान की काया प्रसिद्ध इमारतें खड़ी हुई है। और याकुजा ने समाज के कम भाग्यशाली और गरीब लोगों को परेशान नहीं किया बल्कि जब भी उन्हें मदद चाहिए होती तो याकुजा सरकार से पहले वहां मौजूद होती। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान याकुजा की तादाद 18 लाख पहुंच गई थी लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा याकुजा की हरकतों पर बैन लगा दिया गया और अब उनकी तादाद सिर्फ 85,000 पहुंच चुकी है। लेकिन याकुजा के खिलाफ इतने कानून होने के बावजूद भी समाज में उनके प्रति उतना ही खौफ और उतनी ही इज्जत है जितनी की 20 साल पहले थी। याकुजा जापान के अमीरों के लिए गैंगस्टर है लेकिन गरीबों के लिए सरकार से भी बड़े मसीहा है और वो और उनके ऑपरेशन सही है या गलत इसका कोई भी एक जवाब नहीं दे सकता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो इसे सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आप इस चैनल पर कोई भी वीडियोस मिस ना कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।